सबसे पहले कल जिन लोगों ने भी हमें ट्विटर पे सवाल जवाब किया था, जिन्होंने भी सवाल पूछे थे मैच के दौरान वगैरह, जिनके जवाब हम नहीं दे पाए, उसके लिए सबसे पहले माफ़ी सॉरी। और कल जो एनालिसिस रात को हम लाने वाले थे वो हम नहीं ला पाए, तो उसके लिए भी सॉरी। रीज़न ये रहा है कि कल मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब रही थी और कल सुबह से काफ़ी बुखार था और लेग पेन भी था, जिसकी वजह से स्कोर अपडेट्स जो आपको रेगुलर नहीं मिल रहे थे। जो भी थोड़े बहुत आप स्कोर अपडेट्स ट्विटर पे देख रहे थे वो आया नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ लेट के मैच देख रहा था, लेटा हुआ ही था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत थी जो आपके सवालों के जवाब देने में, तो इसीलिए। और कल रात को इस तबीयत और ज़्यादा थोड़ी सी बिगड़ी थी, इस वजह से एनालिसिस कल आपके सामने हम ला नहीं पाए। तो अभी थोड़ा बहुत कल से बेटर है, तो एनालिसिस आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें इस मैच में 199 रन चेस करते हुए जो नेपाल की पूरी टीम है वो 136 रन पर ऑल आउट हो गई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही, उस कैच आउट का क्या, देव खनल के उस कैच का क्या हुआ, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, किन चीज़ों की वजह से नामीबिया इस मैच में जीत पाया, किन चीज़ों की वजह से नेपाल को इतनी हार मिली है, ये सारी अब जरा पूरे सीजन कहते हैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के जरिए। सबसे पहले नायब ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। एंड यहाँ पर क्लियरली कहना होगा वो कंडीशंस के खिलाफ गए, वहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल सूट कर रहे थे कि वो बॉलिंग के लिए जाएं, लेकिन उनको शायद अपने ओपनिंग स्पेल के बॉलर्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं नेपाल की पुअर बैटिंग वाइल चेजिंग पर ज़्यादा भरोसा था। उनके माइंड में ये था कि अगर हम कैसे भी करके, हमारे लिए भी आसान नहीं होगा कम से कम 180 या 200 करना, लेकिन अगर हम 200 के आसपास स्कोर कर देते हैं, 210 या 215 के आसपास स्कोर कर देते हैं जैसे तैसे, तो फिर हम डेफिनेटली नेपाल के खिलाफ इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले मैच में किया। और शायद इसी इंटेंट के साथ वो पहले बैटिंग करने के लिए उतरे। फर्स्ट हाफ की मैं बात करूँ यार, शुरू के 10 ओवरों में किस तरह से आप देख रहे हैं नामीबिया की बैटिंग जो हुई? बिल्कुल, और 10 ओवर में जिस तरीके से बॉलिंग हुई है वहाँ पर थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला, लेकिन एक तरीके से वहाँ फेलियर भी नज़र आया। अब फेलियर किस तरीके से नज़र आया हम आपको बताते हैं कि 7वें ओवर में तीसरे बॉलर आ गए थे नेपाल के। ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न था, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आए आपके सोमपाल, फिर आए बशीर को लगाया गया। ये प्लान थोड़ा समझ से परे था। उसके बाद संदीप लामिछाने ने खुद आए, जल्दी ले आए, बहुत अच्छा डिसीजन था। चलिए आप अच्छे हैं, पर यहाँ पर शुरू के 10 ओवर में अगर फिलहाल बात करें तो बहुत अच्छा गया नेपाल के लिए कि उन्होंने 3 विकेट इतनी जल्दी से, तीनों विकेट उन्होंने सामने वाली टीम के निकाले। सोमपाल कामी ने 2 विकेट लिए, संदीप लामिछाने ने 2 विकेट लिया, कहीं खड़ा नहीं होने दिया उन्होंने। क्या बॉलें डाली है शानदार। लॉरेंस को और डिकॉक को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड मारा, सोमपाल ने, ज़बरदस्त बॉल थी वो। संदीप लामिछाने पे गलत शॉट पर क्रैग विलियम्स गलत शॉट खेले और उनको भी आखिर खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस तरह की वो बॉल थी, आप उस बॉल पे स्वीप खेलने के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो शॉट बॉल लगभग फुल आ रही थी, तो आपको सीधे बल्ले से या फिर राइट या फिर लेफ्ट में वो शॉट खेलना था। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है संदीप की बॉलिंग जो है तो क्रेडिट देना होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप खुद देखिए, शुरू के 10 ओवरों में आपने बशीर अहमद को लगाया, सेकंड ओवर उन्होंने कराया, उसके बाद वो प्लान जो है कहीं ना कहीं फेलियर होता नजर आया। कुछ खास विकेट्स नहीं मिले, उन्होंने थोड़े बहुत रन्स भी दिए, लेकिन इसी वजह से आपको खुद आना पड़ा उस वक्त तीसरे बॉलर ग्रुप में, जहां पर आप थर्ड पेसर को लेकर अपनी टीम में और दबदबा बना सकते थे। एंड ये वो फेस आ गया 11 से 40 ओवर के बीच में, जहां पर एक ही अकेले प्लेयर जो लगातार चलते आते हैं टीम के लिए, उन्होंने ही चल के दबाव बनाया और विकेट लिए। संदीप लामिछाने की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो उन्होंने प्लेयर्स खिलाए, पवन शराफ हो, बशीर अहमद हो, जरूर, और दीपेंद्र सिंह ने तो बहुत कम बॉलिंग कराई, लास्ट में उन्हें विकेट मिले, लेकिन खास करके पवन शराफ और बशीर अहमद पूरी तरह से बॉलिंग में यहाँ पर फेलियर नजर आए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कि हम लगातार कहते हैं कि थर्ड पेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी अहमियत जो है वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कल तो सेकंड पेसर होता वो करण केसी, लेकिन शायद उनको इंजरी थी, अगर इंजरी थी इसी वजह से बाहर थे तो फिर कोई बात नहीं, आप उनकी जगह पे किशोर को ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, जहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ आ जाती है कि वो कहावत है ना, नेल इन द कॉफिन। बिल्कुल, आप उसके लिए क्यों नहीं जाते? कल काफ़ी लोगों का मैं देख रहा था कि जब 199 में टीम ऑल आउट हो गई नामीबिया की, आपने ही बताया, जो कह रहे हैं कि बिना पेसर्स के भी बहुत अच्छा रोक लिया, वेल डन, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी राय सोच है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको लगता है कि हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है
क्या हमारी बैटिंग ने इससे पहले इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स चेस किए हैं, क्या हमारी बैटिंग स्ट्रगल नहीं करती है, उस हिसाब से आपको इतना कम स्कोर पे अपनी टीम को रोकना होगा सामने वाली को कि नहीं कम से इतना हम कैपेबल हैं, इतने में ही हम रोक सकते हैं। बिल्कुल आप क्यों कोई बेस छोड़े? लगता है कि नहीं 199 पर सामने वाली टीम को ऑल आउट कर लेना बहुत अच्छी बात है, तो क्या बॉलिंग हुई है इसका मतलब? हुई है, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन आपको अपनी बैटिंग देखनी होगी कि क्या आप 199 भी चेस कर पाते हैं, क्या आपकी बैटिंग इतनी है बेहतर कि आप 190 तक पहुंच पाए। एंड 11 से 40 ओवर के बीच में आप कैसे देखते हैं विदाउट थर्ड पेसर, सिर्फ संदीप लामिछाने हैं सही। ज़रूर देखिए, और ये एक चीज़ होती है कि अभी कहेंगे कि अब चलिए ना 199 पे हमने रोक लिया, ये तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हार जाते हैं। एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पर आपने उनको कमज़ोरी दी है, यहाँ पर वो रन नहीं बनाना चाहते थे, 36 पे 3 हो गए थे, उसके बाद कोई बहुत ही मुश्किल से रन बनते अगर यहाँ तीसरा पेसर होता और विकेट कोई वो प्रेशर बना देते तो विकेट यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से मिलते। बिल्कुल ये है, लेकिन यहाँ जो 199 पहुँचा है इसको बहुत समझने की ज़रूरत है कि यहाँ प्रेशर नहीं मिल रहा था एक साइड से। संदीप ज़रूर बॉलिंग करा रहे थे, बहुत टाइट बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट लेके जा रहे हैं, पर क्रेग विलियम्स, निकोल लॉफ्टी, टॉन, जे स्मिथ, डेविड विजा, इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की है इन चारों प्लेयरों ने। ट्रम्पलमैन ने 19 रन बनाए, उन्होंने भी पार्टनरशिप की क्योंकि बॉलर ही कोई नहीं था। संदीप करा के जा रहे हैं, खत्म, सोमपाल के ओवर काफ़ी हो गए थे शुरू में, तो कोई प्रेशर ही नहीं बन रहा था क्योंकि आदिल आलम हमने पहले ही कहा वो ऑलराउंडर के कैटेगरी में आ जाते हैं, पेस बॉलर नहीं है वो ओकेजनली वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, रेगुलरली लगातार वो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख सकते। एज अ बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें, कभी कभार आपको दिख जाएंगे 2-3 मैच बाद, पर तीसरे पेसर होते वो प्रेशर बनाते, कल तो खैर दूसरे पेसर होते वो प्रेशर बनाते, बीच पर आकर उनको फिर से लाया जाता पुरानी बॉल से, और ज़्यादा प्रेशर बनता, विकेट लेके जाते, उन पर रिस्क लेते तो नाइबिया के लिए खतरनाक हो जाता। फिर संदीप तो थे ही वहाँ पर मिडिल फेस पे, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है कि कोई मुकाबला ही नहीं उनका। पर पवन शराफ, बशीर अहमद, इन लोगों ने और आदिल आलम ने भी रन कंसीड कर दिए, तो इससे उन लोगों को प्रेशर ही नहीं हुआ, और जितना वो एक रेस्पेक्टिव टोटल चाहते थे चलिए उतना नहीं पहुँचा, बट जितना उन्हें इतना भी कम नहीं हुआ कि वो मुश्किल में आ जाए। वो पार अच्छी तरह कर गए, किस लिए कर गए? वो जो आपके पास बॉलर ही नहीं है, जो आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया था डिसीजन में, जो आप करते आ रहे हैं, एक और मैच ऐड ऑन। बिल्कुल, बहुत ही इनफेक्टिव जो बॉलर्स रहे हैं, स्पिनर्स रहे जो आपने लिए थे, वो बिल्कुल भी इनफेक्टिव रहे। और खुद सोचिए 36 पे 3 थी टीम, अब आप जैसे हम कहते हैं कि आप नेल इन द कॉफिन के लिए जाइए, मतलब पूरी तरह से चढ़ाव कर दीजिए कि क्यों हमें 199 तक पहुंचने देना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है। पिछले मैच में 144 मारने के लिए 5 विकेट गिर गए, और इस बार देखिए 199 मारते हुए पहुंच ही नहीं पाई टीम। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। अब मान लीजिए शुरू में जब आपने सेकंड ओवर बशीर अहमद से कराया नई बॉल से, वहाँ पर इमेजिन करिए अगर आप किशोर महातो के साथ जाते, डेफिनेटली आपको वहाँ पर विकेट वो निकाल कर दे सकते थे। और अगर आप किशोर महातो और सोमपाल कामी वहाँ पर कराते तो कम से कम 5-5 ओवर का उनका स्पेल होता शुरू के 10 ओवर में। वहाँ पर उम्मीद थी कि आप 36 पे 3 के बजाय आप शायद 40 पे 5 देख सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल थी, हल्की हल्की घास थी, नई बॉल थी और हल्की हल्की ब्रीज भी चल रही थी, जिसका फ़ायदा किशोर ज़्यादा उठा पाते, एक पेसर ज़्यादा उठा पाते, बजाय बशीर अहमद जैसे इनएफेक्टिव स्पिनर के वे में बात करूँ अगर, तब उससे क्या होता, संदीप और लेट आते। संदीप और लेट आते, फिर उन्हें अपने ओवर्स इतने बचा के नहीं रखने पड़ते कि वो 3 स्पेल में आए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें सोचने वाली बात है, छोटी छोटी चीज़ें टीम सोचती नहीं है, उसके बाद लगता है कि नहीं बस हार गए हम, बड़े पिक्चर पे देखकर कि हम 66 रन 190 चेज नहीं कर पाए, हार गए। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है जमा होकर बड़ी बनती हैं। तब आप जब ICC इवेंट्स पे कोई मैच हारते हैं, क्वालिफायर में कोई मैच हारते हैं, तो आपको लगता है अरे सिर्फ एक ही मैच से हारकर हम नहीं पहुँच पाए। ऐसा नहीं है, वो बहुत टाइम से आप कुछ गलतियां करते हुए आ रहे थे जो एक और बड़ी या अच्छी टीम या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर बूम से एक्सपोज हो। बिल्कुल, और आपको लगता है कि ये अचानक से हो गया, अचानक से नहीं हुआ, ये आपकी छोटी छोटी गलतियों को वजह से हुआ है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक प्रॉपर कप्तानी, एक अच्छी प्लेइंग 11 कंडीशंस को देखते हुए अगर आप थर्ड पेसर की अहमियत को पहले से समझते हुए आते तो इस मैच में आपके सामने 145 से 150 का लगभग का टारगेट होता, तो वहाँ पर फिर बैट्समैन का अप्रोच अलग तरीके का होता। ऐसा नहीं है कि बैटिंग की कोई दोष ही नहीं है, उस पर भी अभी आते हैं। एंड संदीप लामिछाने की मैं बॉलिंग की यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। एज अ कैप्टन उनकी यहाँ पर क्रिटिसिज्म ज़रूर बनती है। एज अ बॉलर मुझे नहीं लगता एसोसिएट में उनसे बेहतरीन कोई स्पिनर है। बिल्कुल, इसको कोई दोहराई नहीं है, डिबेटेबल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, फिक्स्ड कोई नहीं है। और
उनके जैसा कोई है ही नहीं, इस बात को मान लेना चाहिए और मानते भी हैं, इसलिए वो वन ऑफ द बेस्ट है। और जिसान मकसूद ने तो उन्हें लेजेंड कैटेगरी में भी डाला था आने वाले जब वो, और बिल्कुल जब वो रिटायर होंगे इस गेम से, वन ऑफ द लेजेंड होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कहीं भी हो, किसी भी पिच पर हो, कहीं भी वो तुरंत अपने आप को उस पिच के साथ ढाल लेते हैं एज अ बॉलर, और बहुत अच्छा जो एक डिस्प्ले देखने को मिलता है उनकी तरफ से, वो शानदार रहता है। बिल्कुल शानदार रहता है। और संदीप लामिछाने ने, आप सोचिए संदीप लामिछाने की स्पेल की वजह से ही कहीं ना कहीं बीच में जो है 199 तक ही टीम पहुंच पाई, वरना फिर कोई बॉलर जो है वो कल इफेक्टिव रहे नहीं सोमपाल कामी के अलावा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी टीम कहीं ना कहीं सोमपाल करण संदीप इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ओकेजनली कभी कभार कोई चलता है और उसके बाद 10 मैचों के लिए उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। यही बात है कि आप मैच विनर स्पिनर हैं या फिर सिर्फ टाइम पास स्पिनर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर पेसर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खैर 199 चेस करने थे अयान इस टीम को बैटिंग में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि 199 चेज नहीं होते। 200-300 बॉलों में 200 रन अगर चेज नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या बैटिंग आप की डिपार्टमेंट यहाँ पर है। लेकिन हम जानते हैं नेपाल के पास आज ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनके बैट्समैन जो है वो पूरी तरह से फेलियर नजर आते हैं। यहाँ पर शुरू के 10 ओवर की मैं बात करूँ, कुशल बुरतल और आसिफ से हमेशा की तरह बैटिंग करने के लिए आए। एंड कहना होगा क्लियरली कि कुशल बुरतल का जो पहला विकेट गिरा था वो क्लियरली एक पूरी तरह से प्री प्लान बॉल के तहत और फील्डिंग लगाकर विकेट लिया गया, जैसे कि हमने कीपर को भी देखा कैप्टन को इशारा करते हुए। बिल्कुल ये सेटअप था, इसमें कोई वो नहीं है, और बहुत बुरी तरह उन्हें फंसाया गया वहाँ पर। ठीक उन्होंने पैरों में वो बॉल रखी, थोड़ा सा बॉल और ज़्यादा लेग की तरफ जा रही थी और कुशल बुरतल ने हल्का सा मिडिल में आके उसको मारने की कोशिश की। उनको लगा शायद मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो सेटअप था, प्रॉपर सेटअप, और उस पर वो फंस गए। पार हो भी सकती थी, अगर लकी डे होता तो वो पार ही गिरती सीधा, लेकिन नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छा एक प्रॉपर सेटअप जो उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग ले रखा था सर्कल के अंदर, थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ, ज़बरदस्त आइडिया था उनका, और बहुत बहुत ज़्यादा उसमें फंस गए और पहले ही ओवर के चौथे बॉल में विकेट देके चले गए कुशल बुरतल। बिल्कुल, तो वहाँ पर क्लियरली वो प्लान में फंसते हुए नजर आया। प्लान इसीलिए क्योंकि जैसे वो विकेट गिरा तो विकेट कीपर जो है वो उन्होंने कप्तान की तरफ उंगली से इशारा करके हंसते हुए कहा, तो इससे क्लियर पता, हंसते हुए कहा, जो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी समझ में आ रहा था कि देखिए ये प्लान मैंने कहा था ना, ये प्लान वर्क करेगा, और उसमें पूरी तरह से कुशल बुरतल फंसते हुए नजर आए। तो यहाँ दाद देनी होगी कैप्टन और बॉलर की जुगलबंदी की। सेकंड विकेट की बात करूँ मैं अयान, यहाँ पर उसके बाद आए देव खन्ना। जी हाँ, देव खन्ना ने जो शॉट खेला और उसके बाद यहाँ पर जो आउट की बात आती है यहाँ पर कि जो वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल आउट वहाँ पर कह सकते हैं, वो 6 था या आउट था, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है। तो उस आउट की अगर हम बात करें तो इतना ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए भी वो एंगल था जो आपके लिए था। पिक्चर क्लैरिटी उतनी क्लियर नहीं थी, इससे क्लियर पता चले, जूम कर रहे थे तो वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, उतना क्लोज नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं कैमरा एंगल्स ना होने की वजह से क्लियरली उसका पता चल नहीं पाया। तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है, ये नहीं पता कि वो 6 है, ये भी नहीं पता कि वो आउट है। जी हाँ। तो इतना ज़रूर है कि यहाँ पर आईसीसी के लिए जो हम कहते हैं हाई टाइम है, हाई टाइम अभी से नहीं है, हाई टाइम बहुत पहले से ही है, कब से हाई टाइम बोले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम बेसिक रूल्स जो हैं वो कम से कम अप्लाई करने चाहिए आईसीसी को कि यार आप थर्ड अंपायर्स को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें और आप स्नीकोमीटर हो या फिर आप कुछ कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल करें, खास करके थर्ड अंपायर के लिए। आप थर्ड अंपायर लगाएं और उसको आप 1 या 2 कैमरे लेग या ऑफ साइड पर अगर आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे डिसीजन इस वजह से रह जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आईसीसी के जो थोड़ा ढीला रवैया उसको ब्लेम करना ही होगा, वरना इस आउट की हम क्या बात करें, वो आउट था या नहीं था ये बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो क्लैरिटी जो है पिक्चर में नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं यहाँ पर आयान एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कैच वो थी नहीं थी कोई बात नहीं था, लगभग उसी तरीके की बॉल थी जो कुशल बुरतल को वहाँ डाली गई थी। डीप फाइन लेग, मेरे ख्याल से फाइन लेग था वो, जी हाँ, डीप फाइन लेग लिया गया था और वही बॉल रखी गई थी। मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर आया, मुझे शिकायत रहती है, मैंने नेपाल के कई सारे बैट्समैन को देखा है, जो यंग बैट्समैन जो भी आते हैं वो फील्डिंग को चेक नहीं करते कि कहाँ पर कौन सा फील्डर लगा हुआ है और किस तरीके की बॉल आ रही है। बिल्कुल, और ये कला होती है, ये नहीं ज़रूर होता है और ये देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। अगर आपको बॉलर को रोकना है तो रोक कर भी आप चेक करिए कि पहले फील्डिंग कहाँ लगी है, काउंट कर लीजिए कि कहाँ कितने लगे हुए हैं। 11 जैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 11 हो गए तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ
इतना इतना यहाँ पर है, या किसी प्लेयर को नंबर दे दीजिए, ये भी एक तरीका होता है कि हाँ ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, वो जो वहाँ लगे हुए हैं वो 3 नंबर हुए। इस तरीके से चेकअप होता रहता है और ये जो प्लेयर हैं अमूमन जितना हम देखते हैं करते हुए नज़र आते हैं। पर जो इतना ज़रूर है कि हाँ नेपाल के जो यंग प्लेयर हैं उनको इस पर और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और ये सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप इसको एक कोचिंग के वे में भी सिखाएंगे तो बहुत जल्दी वो लर्न करेंगे, पर ये बहुत बड़ी गलती है जो वो लोग जो नेपाल बैट्समैन करते जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली है। जब आप खुद सोचिए, जब लेफ्ट आर्मर की बॉल हल्की सी मूव करके लेग की तरफ आ रही है और उन्होंने डीप फाइन लेग लेके रखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप शॉट के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक रिस्की शॉट में ही गिना जाएगा। और बिल्कुल वही था, अगर वहाँ पर मेरे ख्याल से बेन सिकोंगो थे, अगर वो नहीं गिरते तो एक क्लीन कैच वो होता तो वो उसमें आप क्लियरली आउट होते। वो गिर गए, वहाँ पर रोप के आसपास रहे तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन मामला रह गया, पता नहीं था कि आउट था या नहीं था। लेकिन आप अपनी शॉट की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। आपने फील्डिंग नहीं देखा, आपने फिर भी रिस्क लिया और एक रिस्की शॉट लिया जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आउट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। फील्डर्स को देखना कि कहाँ पर कौन सा फील्डर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आसिफ और रोहित पुड़ैल ने वहाँ पर जिम्मेदारी संभाली। आसिफ कुछ अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, बेहतरीन उनके पास शॉट्स हैं, वो कोई दौरान ये कल भी हमें देखने को मिले हैं। डेविड लुइस और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एक लड़ाई, आप कह सकते हैं हिटअप उनके आसिफ के खिलाफ खूब ज़्यादा हो रहा था नाइजीरियन प्लेयर्स की तरफ से, वो हमें लगातार देखने को मिला। आसिफ ने जो अपना विकेट खोया और रोहित का जो इनिंग है वो जो मोमेंट है वो आप किस तरह से देखते हैं, कितना बदल गया वहाँ से मैच? नहीं ज़रूर, और ये देखिए वहाँ से ज़रूर बहुत असर किया है। आसिफ शेख का आउट होना बहुत ज़्यादा असर किया है और डेंट हुआ है ये टीम पर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक ओपनर भी हैं और काफ़ी अच्छा खेल भी रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर देखें इस टूर में भी उन्होंने थोड़े रन बनाए हैं और उनका आउट होना सचमुच बहुत बड़ा डेंट था, क्योंकि वो एक थोड़ा अच्छे रन रेट से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और बॉल भी उन्हें प्रॉपरली समझ में भी आ गई थी लगभग जब तक वो पिच पर थे। 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट थी उनकी, पर जैसे ही उनका विकेट गिरा बस स्ट्रगल चालू हो गया। बहुत बहुत बुरा स्ट्रगल चालू हुआ बाकी बैट्समैन की तरफ से। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बाद रोहित आए, रोहित ने कुछ रन ज़रूर किए। रोहित और दीपेंद्र के बीच में काफ़ी बेहतरीन जुगलबंदी चल रही थी, काफ़ी रन्स वगैरह लिए गए, काफ़ी थकाया गया नाइजीरियन के फील्डर्स को, वहाँ पर कोई दोहराई नहीं है। दोनों ने एक का डबल किया, डबल का ट्रिपल किया। उस बीच में रोहित ने अपना विकेट गंवा दिया। जी हाँ, वो तो अपने विकेट ऐसे खुश जरूर नहीं थे, लेकिन अंपायर का डिसीजन या आखिरी फैसला होता है, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर रोहित पुड़ैल ने जो है अपना विकेट गंवाया। उसके बाद वहाँ पर ज्वाइंट हुए आदिल आलम दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ और फाइनली यहाँ दीपेंद्र सिंह ऐरी के बल्ले से वो इंपॉर्टेंट रन्स निकलते हुए नजर आए। हालांकि उनका जीरो पे ही एक कैच छोड़ दिया गया, मेरे ख्याल से सर्कल के अंदर ही कैच छोड़ा गया था, मिड ऑफ की तरफ उनका कैच छोड़ दिया गया। जीरो पे वो तो उस वक्त थे, लेकिन चलिए जिम्मेदार उनको मिला और उन्होंने भुनाने की भी कोशिश की। 38 रन तक वो पहुँचे। और आदिल आलम की मैं बात करूँ, आदिल आलम की मैं बात करूं, वो आए ज़रूर थे, लेकिन डेफिनेटली फिर से वही साबित हुआ। उनके शॉट्स देखकर भी ये लगा कि आदिल आलम सच में जो हमने कहा था कि वो 15-20 बॉलों के ही बैट्समैन ज़्यादा नजर आते हैं, बजाय कि आपको 80-90 रन की किसी के साथ पार्टनरशिप करके। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये प्रेशर की वजह से हुआ है। एक ज़्यादा प्रेशर जो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि ऊपर से काफ़ी डॉट बॉल्स भी आ रही हैं, उसका रन भी बनाना है, पर फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप पर काम रखना चाहिए था अपने आप को। जब ट्रम्पलमैन के ओवर में रन भी आए, 17 रन बने थे उस ओवर में, तब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 ओवर थोड़े 2-3 रन के भी चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा यही था कि हाँ स्कोर करना है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो भी नीचे के बैट्समैन हैं उनको ये बहुत ज़्यादा असर हुआ। दीपेंद्र सिंह ऐरी पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि कोई उन्हें पार्टनर नहीं मिला ऐसा जिसके साथ वो एक थोड़ी पार्टनरशिप कर सके। आदिल आलम ने ज़रूर 17 रन बनाए, वहाँ एक अच्छी हो सकती थी, पर फिर वहीं पर झटका दिया। और आखिर नाइजीरियन बॉलर्स ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है और फील्डिंग सेटअप भी बहुत अच्छा रहा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल कहीं भी नहीं हो पाया ये आदिल आलम और दीपेंद्र सिंह ऐरी से। दीपेंद्र सिंह ऐरी रन आउट भी हो गए, जी हाँ, क्योंकि प्रेशर बनता चला गया डबल लेने के चक्कर में। वो चाहते थे कि अपने पास में स्ट्राइक रखूं, तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है। आदिल आलम पहले आउट हुए, उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी रन आउट होते हुए नजर आए और तब तक 7 विकेट गिर गए थे। 118 पे 5 से पूरी की पूरी टीम 18 रन के अंदर 5 विकेट में पूरी रहती हुई चली गई। लोअर ऑर्डर की आप बात करें, वहाँ पर पवन शराफ आए, बशीर अहमद आए, सोमपाल कामी आए
आदिल रावन भी उससे पहले आए थे, लेकिन कुछ भी खास टीम के लिए करते हुए नजर आए। लोअर ऑर्डर सिर्फ 18 रन के अंदर पूरा का पूरा पैकअप हो गया। बहुत ही पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ये तो हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि बैटिंग परफॉर्मेंस पुअर रही है। और आज भी आप सोचिए 199 चेस करने वाले मैच में आप 60+ रन से मैच हार रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कितनी ज़्यादा पुअर बैटिंग यहाँ पर टीम के लिए हुई है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो लीग क्रिकेट लगातार कहता रहता है कि आपको 50 ओवर खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई ए के खिलाफ मैच खेलते हैं, जब आप कोई 50 ओवर गेम खेलते हैं, प्रैक्टिस गेम खेलते हैं, तब भी आप जब भी टॉस जीते पहले बैटिंग ले ये बोल के हम थक गए। 50 ओवर वनडे में खेलना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस ऐसे मैचों से आपको समझ में आएगा। अगर आप ये ओवर में 50 ओवर में पूरे खेल लेते, रिजल्ट शायद आपके फेवर में हो सकता था। पहले मैच में नामी के खिलाफ अगर आप 50 ओवर पूरे खेल लेते, रिजल्ट शायद आपके फेवर में हो सकता था। ये चीज़ें समझने में आपको वक्त लगेगा। आपने T20 क्रिकेट इतना घुसा हुआ है आपके अंदर कि आप वनडे क्रिकेट की रियलिटी को अभी तक समझ नहीं पाए कि वो 50 ओवर क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं नामिबिया के, उसे आप जरा समझाएं और फिर कंक्लूड करें। बिल्कुल, और शानदार बॉलिंग हुई है, बहुत ही बेहतरीन। डेविड वीज़ा ने जिस तरीके से बांध के रखा, बिल्कुल काफ़ी पिच पर मार कर उन्होंने उछालने की बॉल कोशिश करी, यानी कि गुड लेंथ पर रखी। सीधी सी बात है, गुड लेंथ पर वो पटक रहे थे बॉल को और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाइट पर बॉल आ रही थी। थोड़ी सी बार बैट्समैन को अपने टो पे खेलना पड़ रहा था, पर उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छा डिस्प्ले किया। और उनका जो उन्हें एक मेन काम फ्राइलिक ने किया, 10 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए, उसका जो एक रिवार्ड है वो डेविड वीज़ा को ही मिला। और उन्होंने लाइन भी अच्छी रखी है, ऐसे नहीं है कि उन्होंने ख़राब लाइन रखी, पर ऑब्वियसली उनका रिवार्ड मिला। वहीं बर्नार्ड स्कॉट ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, 5 उन्होंने लिया है और फाइफर लिया है और बहुत ही शानदार डिस्प्ले हुआ है बॉलिंग की तरफ से। कहना होगा नेपाल की तरफ से भी कुछ बाद में 2 विकेट मिले हैं ज़रूर, लेकिन बॉलिंग उन्होंने शानदार कराई है और प्रेशर बना के रखा। अगर वो भी प्रेशर को एक तरफ से रिलीज़ कर देते तो फिर अदर बॉलर्स कुछ नहीं कर पाते, नामिबिया हार ही जाता। लेकिन उन्होंने भी प्रेशर को रिलीज़ नहीं होने दिया, बहुत बांधे रखा। बिल्कुल, यहाँ पर कप्तानी की तारीफ करनी होगी। टॉस में जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको लेकर और जिस तरह से बॉलिंग रोटेशन किया है नामिबिया ने, उसको लेकर भी बहुत शानदार कप्तानी यहाँ पर ब्राड रासमस की रही है। और यहाँ पर नामिबिया का इस राउंड में सफ़र कंप्लीट हुआ। 2 मैचेस उन्होंने यहाँ पर जीते हैं। एक वो स्कॉटलैंड से हारे, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही मैच वो स्कॉटलैंड से हारते हुए नजर आए। तो ओवरऑल ये एनालिसिस में था, आपके सामने प्रेजेंट था, यही परफॉर्मेंस थी। अब आप देखिए बर्नार्ड स्कॉट ने उसी ग्राउंड पर 5 विकेट निकाला और बशीर अहमद की आप बॉलिंग देखिए, वो भी लेफ्ट आर्मर थे। यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्पिनर हैं, इफेक्टिव स्पिनर हैं या मैच विनर स्पिनर हैं। ये 3 कैटेगरी होती है बॉलर की, यही पेसर में भी आता है। यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है बर्नार्ड स्कॉट कल की बात कर रहा हूँ किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और बशीर अहमद को कितनी दिक्कत हुई खेलने में बैट्समैन को, वो क्लियरली आपके सामने है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीम इग्नोर करती है। आईसीसी इवेंट्स पे आपके साथ बुरा परफॉर्मेंस होता है, ख़राब परफॉर्मेंस होता है, तो आपको लगता है इस एक ही वजह से एक ही दिन में ख़राब खेले हम तो हम हारे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें पीछे से आपके साथ आती हैं और बड़े स्टेज पर एक्सपोज हो जाती है। एनालिसिस पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार बड़े डेली क्रिकेट चैनल के साथ स्कॉटलैंड के साथ आज मैच है, देखना है वहाँ पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज़ आप शेयर जरूर करें।